नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं और विजय त्रिवेदी मुझे बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं, पहुंचने वाले हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जी में थे और वहां उन्होंने जो अभी आज भाषण किया उससे आप ये समझिए कि उन्होंने अपना बिहार का चुनाव सेट कर दिया। ये पता लग गया कि एनडीए के, बीजेपी के इस चुनाव के बड़े मुद्दे क्या होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश में बहुत सारे तीर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को अपने निशाने पर लिया। वो तो उनको लेना ही था, लेकिन इस बार उनके पास वजह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में देश के संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लोग भ्रष्टाचार भी करेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। तो हम ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए कानून लेकर के आए। लेकिन उसके बाद बहुत विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द है, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी का उन्होंने नाम लिया। वो बात कर रहे थे उन संविधान संशोधन विधेयकों की जो कि अभी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए गए 2 दिन पहले, और उसको लेकर बहुत जबरदस्त विरोध विपक्ष का देखने को मिला और ये भी चुनौती दी गई कि सरकार इन बिलों को पास करवा ही नहीं पाएगी। तो प्रधानमंत्री ने आज इसको मुद्दा बनाया और कहा कि क्या ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करें वो जेल से फाइलें भी साइन करें, यह किसी को स्वीकार्य हो सकता है? क्या आपको यह स्वीकार्य होगा? तो उन्होंने जनता से ही इस पर हामी भरवाई। यह मुद्दा नंबर 1। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से एक बहुत बड़े खतरे के प्रति आप सबको आगाह किया था, वो था घुसपैठियों का खतरा। और आरजेडी, कांग्रेस इन घुसपैठियों में अपना वोट बैंक देखती है, इसलिए वो इन पर किसी सूरत में आंच नहीं आने देना चाहती। इसीलिए ये इतना हंगामा, इतना शोर आपको बिहार में सुनाई दे रहा है। और उनका तीसरा मुद्दा था जो वादा उन्होंने बिहार की धरती पर जाकर किया था पहलगाम हमले के बाद, कि आतंकवादियों को और उनके पैरोकारों को दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ कर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपना वादा जो आपके सामने किया था उसको मैंने पूरा किया। तो ये 3 बड़े बातें प्रधानमंत्री के आज के भाषण की थी। और इसके अलावा बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, राहुल गांधी के कहां जाने से, कहां न जाने से विवाद हो गया, इसकी बात, राहुल गांधी आजकल लोगों से क्या नारे लगवाते हैं अपनी बिहार में वोट अधिकार यात्रा में, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री की बातें आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या देश का कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे, जेल जाए, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। यह बात पहली बार प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता के सामने कैसे कही, सुनिए। आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी।
हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती? ये कह रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री ने अब देश की राजनीति में एक बार फिर करप्शन को, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना दिया। और उन्होंने क्या कहा? अब जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल भी जाएगा और पद भी गवाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। और इस करप्शन से किसको प्रॉब्लम है, करप्शन किसको चाहिए, इस बिल से कौन परेशान है? तो उन्होंने कहा ये विपक्ष है, बिहार की कांग्रेस और आरजेडी है। त्रिपाठी जी, देखिए, ये तो स्वाभाविक था। मतलब सबसे जो आसान अनुमान लगाना था वो यही था कि बिहार के चुनाव में भ्रष्टाचार फिर से बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और बिहार में इस बार 2020 जैसा चुनाव नहीं है। 2020 में तेजस्वी चेहरा थे, इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव चेहरा है। इस बार फिर से लालू जी हर मंच पर, हर जगह वो आगे आगे दिख रहे हैं। यानी लोगों को भ्रष्टाचार याद आएगा। वो जो क्या ट्रेजरी से चारा घोटाला, चारा चोरी क्या क्या हुआ था कई जगहों पर, वो सब सामने आएगा। लेकिन ये तो लोगों को हिट करेगा ना कि भाई भ्रष्टाचार भी करेंगे, जेल भी जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें सरकार चलाने दो, हमें सरकार से मत निकालो। इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहे जो नैतिकता के पैमाने तय कर रहे हो, नेता का पैमाना एक है, क्या कुर्सी मिल जाए, कुर्सी से हिलेगा नहीं, कुर्सी पे बैठा रहेगा, नहीं होगा तो जेल के भीतर एक बढ़िया वाली कुर्सी लगवा लेगा, वहां से साइन करके भेजेगा। हो सकता है आगे आने वाले समय में वो ये भी कहे कि यही हमें कैबिनेट करने दीजिए, क्योंकि एक बार आपको याद है कि मीम चल रहा था ना कि अरविंद जी क्या करेंगे, बैरक नंबर 4, बैरक नंबर 6, बैरक नंबर 3 सबसे बुलाएंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग कर लेंगे। लेकिन लोकतंत्र के तौर पर जनता के लिए ये कितना शर्मसार करने वाला है, उन्हें कितनी पीड़ा देने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको और ज्यादा रेखांकित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसको देखिए, आप कैसे एक आम सरकारी आदमी से भी जोड़ा कि कोई क्लर्क हो, पीएन हो सरकारी, वो अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, वो 50 घंटे केवल कस्टडी में रहे तो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन यहां नेता मंत्री कोई कितना भ्रष्टाचार कर ले, वो जेल भी जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री भी बना रहेगा। सर, तो करप्शन अब एक प्रमुख मुद्दा एक बार फिर बनेगा बिहार में। चुनाव में मुद्दे विपक्ष ने भी अपने रेखांकित कर लिए और एनडीए ने भी कर लिए। विपक्ष तो एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेके, मताधिकार, एक वोट एक, इसको लेके आगे बढ़ रहा है। दूसरे मुद्दे भी हैं, महंगाई और सब, बेरोजगारी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के भाषण से ये हो गया कि एनडीए का मुद्दा वहां पर मुख्य रूप से जो लालू प्रसाद यादव की सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जिसमें उनको सजा भी हुई चारा घोटाला में, उसको केंद्र करके और जो और तमाम जांचें चल रही हैं उसको मुद्दा बनाएगा। और
चूंकि ये नया जो अभी कानून जो बिल पेश किया गया, कानून तो अभी नहीं बना है, बिल जो पेश किया गया और अभी जेपीसी को दिया गया है, उसको प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के एक नए कदम के रूप में प्रचारित करके कि भाई हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानूनी व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचारी नेताओं की, देखिए नेताओं को लेके पब्लिक में आम धारणा रहती है कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं, एक जनरल परसेप्शन है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को जब बोलेंगे तो ये एक मुद्दा वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी बनाया गया था, जब एनसीपी के लोगों को कहा गया था 17,000 करोड़ के घोटाला, हालांकि अगले दिन अजीत पवार आ गए थे एनडीए में तो ख़त्म हो गया। एक और बड़ा दिलचस्प है, कई बार इतिहास लोग भूल जाते हैं, गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी तो एक मंत्री थे 3 साल से हुई थी भ्रष्टाचार आरोप में। अच्छा। और वो मंत्री बने रहे, बाद में फिर हाईकोर्ट से बरी हुए। तो इस तरह के उदाहरण भी हैं। वो कांग्रेसी होमवर्क नहीं करते, वो तो अमित शाह जी वाला ले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत था। अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया था जब उनके खिलाफ आरोप लगा था। तो लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा बना के एनडीए मैदान में उतरेगा, क्योंकि लालू यादव के जो राजद है उसका जो राज था उसमें 2 मुद्दे प्रमुख थे, भ्रष्टाचार, चारा घोटाला और दूसरा जंगल राज। और ये दोनों मुद्दे जो है बीजेपी और एनडीए उठाएंगे, नीतीश कुमार भी उठाएंगे। और अब विपक्ष कैसे काउंटर करता है वो अपने मुद्दों की बात करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये बिल पार्लियामेंट में आया है, परसों ही आया है, और आज प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा चुनावी रैली से, वैसे सरकारी कार्यक्रम था लेकिन आप ये मानिए कि अब तो ये चुनावी सभा ही थी एक किस्म की, यहां से प्रधानमंत्री ने उठा दिया। निश्चित रूप से जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को लेकर बोला है और जिस तरीके से इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट बोला और वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पे था कि भाई जेल में बैठकर आप फाइल साइन करते थे और संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का समय देखने को मिलेगा भारत के अंदर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कहा कि भाई प्रधानमंत्री से लेकर चाहे मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वह कुर्सी पर नहीं रहेगा, उसको जाना होगा, ये तय है। तो प्रधानमंत्री मोदी इसी ग्राउंड को लेकर मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भूमिका बनाएंगे। उसके बाद उनको बंगाल में भी जाना है, बंगाल में भी वो इस बात का, आज ही बंगाल जाने वाले, बंगाल में भी वो इस बात का जिक्र करेंगे लगातार। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी की यूएसपी ईमानदारी प्रशासन की रही है। 2014 से लेकर 2021 तक देखेंगे तो भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल से कोई गया नहीं या किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया। तो जिस बात का उनको गर्व है वो, और जिनको जो यूएसपी वो उसको बता रहे कि भाई मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और मैं किसी को यह अनुमति भी नहीं दूंगा कि भविष्य में या कोई किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते रहे और प्रशासन करते रहे। तो प्रधानमंत्री इस बात को लेकर लंबे समय तक जाने वाले। लेकिन एक बात भी है कि अभी जनता की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। अब नीतीश कुमार 2020 का चुनाव लड़े थे, उस समय उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ कितना हमलावर अख्तियार किया था। बाद में जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाई तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने तेजस्वी के साथ सरकार बना ली, आप तो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे लालू प्रसाद पे, तेजस्वी पे। तो नीतीश कुमार का बयान था कि भाई पिता के भ्रष्टाचार को बेटे से कोई कंसर्न नहीं है, तेजस्वी पे कोई आरोप नहीं है, इसलिए हमने तेजस्वी के साथ सरकार बनाई है, तेजस्वी पाक साफ है। अब वो पाक साफ तेजस्वी अब चुनाव लड़ रहे हैं तो अब तेजस्वी को फिर भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता ने 2020 में भी इस भ्रष्टाचार पे दिया था, सिर्फ 12,000 वोट का फर्क रहा था दोनों के बीच में। तो ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना हो। वैसे भी अगर एक लाइन जोड़ देता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वैसे भी नैतिकता का होता है सर। अगर पार्टियां खुद नैतिक हो जाए, किसी भी भ्रष्टाचार को अपने शामिल न करे, मंत्री न बनाए, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा होगा। कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार में चूंकि लालू प्रसाद यादव ने जैसे उन पर उनको जेल का हुआ वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं दिया। तो दिल्ली में मुद्दा जरूर चला और दिल्ली में उसका नतीजा जो आम आदमी पार्टी ने भुगता। बिहार में कितना चलेगा ये थोड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था जैसे उन पर आरोप लगा और चार्जशीट फाइल हुई, उसका हमको इस्तीफा देना। अब ये चारा घोटाले वाली बात की शेल्फ लाइफ कितनी है इस पर निर्भर करता है कि ये मुद्दा कितना बिहार में चलेगा। दूसरी एक बात ये कि कानून अभी बिल आया है, अभी ये कानून बनते बनते देखिए अगले सत्र में भी हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन तब तक ये बिहार के चुनाव में जरूर उठाया जाएगा। सर, चुनाव में मुद्दा उठाने की बात है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण दे रहे थे, सरकारी कार्यक्रम था, मुझे गवर्नर साहब वहाँ पर मौजूद है तो सरकारी कार्यक्रम ही होगा। आरिफ मोहम्मद साहब वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपने कहा चुनावी भाषण है, लेकिन चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी जो बिल रखा संसद में उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी विनोद जी ने कह दिया कि भाई बिहार में क्या चर्चा कर रहे हैं। बिहार में तो लालू जी ने इस्तीफा दे दिया था जैसे ही आरोप लगे थे मुख्यमंत्री पद से। तो ये कानून तो इसी बात के लिए ना कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि आप जेल जाते हैं तो इस्तीफा नहीं दें। तो ये इशू बनाया कि इसका विरोध कौन कर रहा है, क्या वो करप्शन के साथ कर रहे हैं? बिहार का उदाहरण। और यदि हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो केवल अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इस्तीफा ना दिया हो। जयललिता जी हों, लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हो, जो भी लोग रहे, एक भी नहीं है।
इसमें मसला ये नहीं है, मसला उमा भारती ने दिया था। उमा भारती है। पॉलिटिकल मॉरलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं और राजनीतिक नैतिकता पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल मॉरलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें विरोध इस बात का नहीं है कि कानून क्यों लाए आप, विरोध इस बात का है कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अब आप कहेंगे आपने कानून तो अभी लाए नहीं है, इस्तेमाल की क्या बात होगी। तो पिछले 10 साल में 12 मंत्री, मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक अच्छी रिपोर्ट छापी है, 12 इंस्टेंसेज हैं, 12 के 12 मंत्री, जिसमें जयललिता जी और अरविंद केजरीवाल 2 मुख्यमंत्री हैं, 12 के 12 मंत्री नॉन बीजेपी हैं। एक भी बीजेपी मंत्री, संतरी, सरकार, नेता कोई भी उसमें नहीं है जिन पे पीएमएलए के केस लगे हो। दूसरी बात, पीएमएलए के केस में 30 दिन में जमानत मिलना नामुमकिन सा है। तो आप किसी पर भी पीएमएलए का केस लगाइए, 30 दिन तक तो उसे जमानत नहीं मिलेगी तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो वो एक सरकार गिराने की साजिश के तौर पर, आरोप के तौर पर तो लिया ही जा सकता है, किसी की भी साजिश के तौर पर। अभी तो हम सर, क्योंकि अभी आज बात हो रही है चुनाव के मुद्दे की, तो एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने आर्टिकुलेट किया कि ये अब बिहार के चुनाव में रहेगा। 20 साल पुरानी सरकार का करप्शन, मुझे नहीं लगता, जैसे आपने कहा ना शेल्फ लाइफ कितनी है वो उस पर निर्भर करता है। लालू जी पर तो है ही आरोप, इसमें कोई बात ही नहीं है, आरोप क्या, वो तो कन्विक्टेड है। अब जो दूसरी बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही, जो दूसरा बड़ा मुद्दा बिहार में पहले से बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसको आज दोहराया, घुसपैठियों का। आज विपक्ष पूछता है, आरजेडी कांग्रेस पूछते हैं भी एसआईआर चल रहा है, कितने घुसपैठिए पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन ये बताएगा। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि ये वोट बैंक है और घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है आज का विपक्ष। एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। अब तो घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक फुटबॉल जैसा बन गया है। इधर से प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं घुसपैठियों से प्यार क्यों, दूसरी तरफ से पूछा जाता है घुसपैठिया है कौन, कहां है, कितने पकड़े, कौन बताएगा। त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, ये मुद्दा तो है और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि इंदिरा गांधी 70 के दशक में असम को लेकर उन्होंने चिंता की थी और कहा कि पूरे देश में असम के रास्ते पहुंच जा रहे हैं, और उनका शब्द जो था कि हमें नहीं सूझ रहा है कि इससे कैसे हम निपट पाएंगे। आज 2025 में हम खड़े हैं और पहली बार कोई सरकार है जिसने 2-2.5 हजार बांग्लादेशियों को चिन्हित करके भेजा है। बीच की किसी सरकार ने घुसपैठियों को चिन्हित नहीं किया। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक कानून लगा दिया है, कानून क्या कहे, मतलब नियम लगा दिया है, कानून कहना ठीक नहीं है, नियम लगा दिया है। कहा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति का हम आधार नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो घुसपैठिया हो सकता है, बच्चा पैदा होते ही तो हो नहीं जाएगा, उसकी उम्र जो होगी तो हो नहीं जाएगा, बच्चों को भी लेके आए तो वो भी कर सकता है, वो भी है गुंजाइश। लेकिन इसका मतलब भारत उस विभीषिका से गुजर रहा है इन घुसपैठियों की वजह से, जिसको ये कानूनी तौर पर नियम में फंसाकर और जाने क्या क्या करके नेता लोग हल्का कर रहे हैं। वो इस मुद्दे को एकदम खारिज कर दे रहे हैं। ये चुनाव में वोट का मुद्दा नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है।
और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के पहले ये बात कर रहे हैं तो चुनाव से जोड़ा जाएगा। लेकिन किस चुनाव में बीजेपी ये मुद्दा नहीं उठाती? और क्या ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का है? जब यही एक बात लोगों को समझ में आती है तो घुसपैठिया कौन है, कहां है, इसकी चर्चा वो बाद में करता है। कहता है बीजेपी घुसपैठियों को चिन्हित करके निकालने की बात कर रही है, जो दूसरे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा बनेगा अपने आप नहीं, प्रधानमंत्री ने बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आपका हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं। नहीं, मुद्दा है भी, इसको समझिए, ये मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूं, वोट में कितना कन्वर्ट होगा, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब जैसे झारखंड में चूंकि आदिवासी नेता के तौर पर हेमंत सोरेन जबरदस्त थे, तो लगा कि वो मुद्दा नहीं काम किया घुसपैठियों का। हाँ। लेकिन ये मुद्दा है, ये लोगों को नोएडा दिल्ली में परेशान करता है। वोट कितना जाएगा अलग बात है, और मुद्दा बन रहा है। ठीक है, तो सर, घुसपैठिया मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिया कहाँ, ये मुद्दा है। वही बात हो गई। और ये पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह से घूम रहे हैं। एक जमाने में बीजेपी राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म पर बात करती थी। अब मुझे लगता है राहुल गांधी पर तो छोड़ दिया, ये घुसपैठिया पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। अभी पिछले दिनों तक ये झारखंड में थे घुसपैठिए, अब बिहार आ गए, अब बिहार आ गए, फिर बंगाल अब फिर बंगाल चले जाएंगे। आसाम निकाल रहे हैं क्या आप? 3 करोड़ लोग कहते हो आपकी घुसपैठिए है, 1200 को करके आप यहाँ पर रैली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। और अभी जो SIR की सारी एक्सरसाइज हुई उसकी शुरुआत ही घुसपैठियों से हुई थी। अभी तक की रिपोर्ट में मुझे तो जानकारी नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई आइडेंटिफाई किया घुसपैठियों को। उन्होंने कहा हमने डेमोग्राफी मिशन बनाने का फैसला किया। डेमोग्राफी मिशन तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर तो बंगाल के चुनाव में डेमोग्राफी वही तो वो मिशन कह रहे हैं बनता कि सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा देश का मुद्दा है। नहीं, देश का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी चुनाव के वक्त मुद्दा बनाती है। मुद्दा तो देश का ही, मैं तो कह रहा हूँ घुसपैठिया मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिया कहाँ है, ये सवाल है। बोलिए सर, आप कह रहे हैं केवल चुनाव के लिए याद आया ये मुद्दा? चुनाव कहां, कब बीजेपी ने इसको लाल हर किले की चुनाव में। प्राचीर से चुनाव है, या किसी भी वक्त हर चुनाव में अगर हर चुनाव में बात कर रहे हैं तो ये चुनावी हो गया। वो कह रहे हैं झारखंड और बिहार के बीच में क्या किया घुसपैठियों को निकालने के लिए? कहता रहा हूं कि 2,500 लोग जो भेजे गए वो भी इसी सरकार ने भेजे, कभी तो हमने नहीं देखा। वक्त था ना, आप बिहार के घुसपैठियों को पहले ही निकाल देते। समीर जी, देखिए, क्या सरकार गंभीर है इस विषय पर, केवल चुनाव के लिए मुद्दा? नहीं, निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार हर बार घुसपैठियों को लेकर जिक्र करे, और आसाम में तो जो हेमंत विश्व शर्मा ने जो किया है वो भी इस संदर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार ये कह देना कि भाई चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। झारखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। हेमंत विश्व शर्मा तो वहाँ चुनाव के प्रभारी थे, शिवराज सिंह चौहान प्रभारी थे, उन्होंने भी घुसपैठियों का जिक्र किया। चुनाव परिणाम जब आया तो हेमंत सोरेन का जो बयान आया है, पहले बार चुनाव परिणाम आते ही जो दूसरा बयान था, उन्होंने क्या कहा था कि घुसपैठिया का बहुत राग अलाप रही थी बीजेपी यहाँ पर, देखा सारे घुसपैठियों ने हमको वोट दिया। मतलब वो उनको ये कहना चाहिए था कि भाई घुसपैठियों का मुद्दा है, हमें झारखंड की जनता ने वोट दिया है, और वो कहते हैं कि घुसपैठियों ने हमको वोट दिया है। वो खुलकर इस बात का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेसी मंत्री ने कहा था कि सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को सस्ते में, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे घुसपैठियों को। तो ये पूरे देश के अंदर है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर खासतौर मुंबई में कर रहे हैं, आदेश दिया है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करना है, ये समस्या बहुत बड़ी है। ये ऐसी समस्या नहीं कि प्रधानमंत्री आज बोलेंगे और कल खत्म हो जाएगी। ये राज्य का विषय भी है, केंद्र का है तो राज्य का भी विषय। क्या राज्य सहयोग कर रहा है? ठीक है सर, राज्य में ममता बनर्जी सहयोग कर रही है। सर बताइए, इसमें इस मुद्दे पर ईमानदार कौन दिख रहा है? इस मुद्दे पर देखिए, बीजेपी का ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज से नहीं है। मुझे तो जोशी जी का भाषण याद है कि एक बड़ा नाटकीय ढंग से बोलते थे वो कि एक व्यक्ति ढाका से चला, आसाम में घुसा, बंगाल पहुंचा, बंगाल से बिहार पहुंचा, बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश से और गुजरात तक पहुंच गया। वो इस तरह बोलते थे। ये बात है 90s में, जब मतलब 91, 92, 93, 94 जब वो अध्यक्ष थे भाजपा के, तब से मुद्दा बहुत पुराना है घुसपैठियों का। और वैसे है भी, ऐसा नहीं घुसपैठियों का मुद्दा कोई मतलब मुद्दा नहीं, मुद्दा है। जो विजय जी कह रहे हैं मैं भी मान रहा हूँ, मुद्दा है और इसको सलीके से हल करना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही है, इसके बहाने आप बार बार जब ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं ना, तब दिक्कत पैदा होती है। और क्या होता है, दोनों तरफ से ध्रुवीकरण होता है। विपक्ष जो है वो अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण करता है घुसपैठियों का, और बीजेपी अपना करती है। समस्या क्या आती है कि आप कोई दिल्ली में कोई मुसलमान है, बंगाली बोल रहा है तो बांग्लादेशी हो गया। जैसे पश्चिम, अभी एक महिला का जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जो गर्भवती है, जिसको सीमा पार कर दिया गया है, और वो बांग्लादेश वाले उसको ले नहीं रहे हैं। अभी कोर्ट वहां पर। सर ब्रेक का समय हो गया, आगे कंटिन्यू कर लेंगे इस बात को। आपने कहा कि घुसपैठियों के बहाने पोलराइजेशन के प्रयास भी होते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, तो